हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं कक्षा 10 जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 करने। पार्ट 1 हमने कल अपलोड कर दिया था, आप उसे देखकर ही अगली क्लास लें। ओके, तो आपके पार्ट 2 में आता है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में हम खनिज एवं धातुओं का उपयोग करते हैं। इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं? लोहा तथा इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग और मोटर गाड़ी उद्योग। ये आपने कल लिख लिया था, तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे आप कि लौह तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत किसे मतलब ये सभी उद्योगों की नींव है, क्योंकि सभी उद्योगों में मशीनों की आवश्यकता पड़ती है और वो लोहे से बनती है। इससे क्या बनती है? मशीनरी बनती है। ओके, विभिन्न इंजीनियरिंग सामान बनते हैं। निर्माण सामग्री, जैसे आप मकान बनाते हैं तो उसमें सरिये की आवश्यकता होती है। निर्माण सामग्री तथा रक्षा के लिए विभिन्न हथियार, जैसे बंदूकें हो गई, तोपें हो गई, इत्यादि चीजें। एक लौह तथा इस्पात उद्योग देश के विकास का पैमाना माना जाता है। मतलब पैमाना कैसे कि मतलब उस देश में लोहे का उत्पादन कितना होता है और उसकी खपत कितनी होती है, ये देश के विकास का पैमाना होता है। ओके, लौह तथा इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है। अब हम देखेंगे भारत में लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है। भारत में छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार में लौह अयस्क पाए जाते हैं और उसी के आसपास लौह इस्पात उद्योग भी है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग खत्म होता है। आगे चलेंगे हम एल्यूमिनियम प्रगलन में। एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। अब एल्यूमिनियम कैसा होता है? ये हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीला होता है, और अगर इसमें विभिन्न धातुओं का मिश्रण कर दिया जाए तो मिश्रण से ये कठोर बन जाता है, मतलब शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए अब यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला और कठोर होने के कारण इससे हवाई जहाज बनाए जाते हैं, क्योंकि हवाई जहाज हल्के होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए। विभिन्न बर्तन भी बनाए जाते हैं तथा वायर मतलब तार भी बनाए जाते हैं, बिजली के तार भी बनाने में उपयोग लिया जाता है। अब जब हम लौह प्रगलन के संयंत्र देखें, मतलब ये उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये कहाँ पर स्थापित है? ये ओडिशा में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, यूपी में है, लिखते चलेंगे आप, छत्तीसगढ़ में है और महाराष्ट्र इत्यादि जगहों पर है। अब एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है? एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट इसका कच्चा माल होता है। बॉक्साइट कच्चा माल होता है।
बॉक्साइट का शोधन करके ही हमें एल्यूमिनियम मिलता है। ओके, आप ये लिख लेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। छुट्टियां हैं तो लगभग उनका भी सिलेबस पूरा हो। इसके बाद हमारा एक और पार्ट बचेगा, उसके बाद ये आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इस बुक के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। और आप इसके पहले के चैप्टर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सारे चैप्टर पिछले वाले चैप्टर अगले वाले चैप्टर से जुड़े हुए हैं। तो अपनी बेहतर समझ के लिए पहले वाले चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ें और उनकी क्लास ज़रूर लें, जब भी आप यहाँ पर इस क्लास पर पहुँचे। ओके, तो आगे चलते हैं। हम अगला देखेंगे हम रसायन उद्योग। तो रसायन उद्योग भारत में एक विकसित उद्योग है। विकसित उद्योग है सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब भारत में जितना भी होता है उत्पादन होता है उसमें सकल घरेलू उत्पाद में इसका 3% योगदान है। ओके, एशिया में ये थर्ड बड़ा उद्योग है, तीसरा बड़ा उद्योग है, जबकि पूरे वर्ल्ड में देखें तो ये 12वें नंबर का सबसे बड़ा उद्योग है। जब हम रसायनों की बात करते हैं, रसायन दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। तो अकार्बनिक रसायनों में आते हैं जैसे आपके अम्ल हो गए, क्षार हो गए इत्यादि। ओके, और कार्बनिक रसायनों में अकार्बनिक का मतलब जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, और कार्बनिक मतलब जिनमें कार्बन पाया जाता है। कार्बनिक रसायन इसमें आते हैं आपके पेट्रोकेमिकल, मतलब पेट्रोल वाले उत्पाद, पेट्रोकेमिकल। कृत्रिम वस्त्र जिसे नायलॉन के, पॉलिएस्टर के बनते हैं, कृत्रिम वस्त्र हो गया, कृत्रिम रबड़ हो गया इत्यादि। अब हम आगे चलेंगे उर्वरक उद्योग पर। तो जब हम उर्वरक उद्योग को देखते हैं तो ये उर्वरक होते हैं नाइट्रोजनी उर्वरक। नाइट्रोजनी उर्वरक मतलब उर्वरकों में नाइट्रोजन पाया जाता है। जो उर्वरक नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं उसे हम यूरिया कहते हैं, डीएपी भी कहते हैं हम, डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट। अब इनमें एक महत्वपूर्ण अनुपात होता है नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, और के मतलब पोटेशियम का। अब देखो फास्फेट या पोटाश, पोटाश भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है, ये पूरा का पूरा ही बाहर से आयात किया जाता है, मतलब अन्य देशों से मंगवाया जाता है। अब आपने हरित क्रांति का नाम सुना होगा, हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत से ही अत्यधिक रसायनों का उपयोग किया गया और हमारे देश में उत्पादन को बढ़ाया गया। तो ये उर्वरक उद्योग कहाँ कहाँ पर है जब आप देखेंगे तो ये है गुजरात में है, ओके, तमिलनाडु में है, यूपी में है, और केरल इत्यादि जगहों पर ये उद्योग लगे हुए हैं। आप इसे इससे सेपरेट कर देंगे, मिक्स नहीं करेंगे यहाँ से। ओके, लिख लेंगे आप आराम से। ओके, अब चलते हैं हम सीमेंट उद्योग पर।
जैसे आपका घर हो गया, कहीं कारखाने हो गए, ओके, कहीं पुल बनाना हो था, ब्रिज, सड़कें बनाना हो या बांध बनाना हो इत्यादि में हम सीमेंट का उपयोग करते हैं। सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल क्या होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। कच्चा माल होता है चूना, पत्थर हो गया, सिलिका हो गया और जिप्सम। जिप्सम से सीमेंट में चमक आती है इत्यादि कच्चा माल इसमें चाहिए। आप इसको इससे सेपरेट कर देंगे इस तरीके से लाइन खींचकर, ताकि ये मिक्स ना हो। सबसे लास्ट बचता है हमारा मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग में जब हम चलेंगे तो मोटर गाड़ी उद्योग का मतलब आप जानते हैं कि तीव्र परिवहन के साधन उपलब्ध कराता है। तीव्र परिवहन के साधन होते हैं। अब इनका उत्पादन मतलब उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थापित है, मतलब गाड़ियाँ कहाँ बनती है, दिल्ली में बनती है, गुड़गांव में बनती है और मुंबई में बनती है, पुणे, चेन्नई हो गया और कोलकाता इत्यादि जगहों पर गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। ओके, अब आप लिख लेंगे इसे। इस तरह हमारा खनिज आधारित उद्योग समाप्त होता है। इसके आगे थोड़ा सा और बचा है केवल अब। स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश ना करें। स्क्रीनशॉट हमेशा मोबाइल के गैलरी पोर्शन में रखा हुआ ही रह जाता है, आप उसे कभी लिख नहीं पाते हैं। तो आप कोशिश करें साथ के साथ लिख लें, डिसिप्लिन के साथ टेबल पर कुर्सी पर बैठें और अपना क्लास अटेंड करें और अच्छे से नोट्स बनाएं और इनका बार बार रिवीजन करें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे। एक और लास्ट उद्योग बचा है हमारा, वह है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो आप हेडिंग डालेंगे सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अब देखो, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखो, इसमें किस किस चीज़ का पहले तो उत्पादन किया जाता है। तो इसमें देखेंगे हम ट्रांजिस्टर से लेकर, भाई टीवी में ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न तक, टेलीविज़न तक तथा रडार हो गए, कंप्यूटर हो गया आपका, और दूरसंचार उद्योग में आपका टेलीफोन हो गया।
उद्योग में उपयोगी उपकरण बनाए जाते हैं। उपयोगी उपकरण बनाए जाते हैं, लिख लेंगे आप साथ के साथ। तो देखो ये उद्योग भारत में कहाँ कहाँ पर है। देखो पहला तो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु जानते हैं ना आप, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। ओके, अब इनका उत्पादन कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इनका उत्पादक राज्य या जगह कौन कौन सी है। मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, हैदराबाद, पुणे हो गए, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि जगहों पर इनका उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा भारत में हार्डवेयर आप जानते हैं ना, वे चीज़ें जिन्हें आप छू सकते हैं, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का भी निरंतर विकास हो रहा है। लिख लेंगे आप सभी साथ के साथ। अब देखेंगे, अब भाई हमने इतने उद्योग खोले, उनसे क्या होगा, प्रदूषण होगा। तो अब हम देखेंगे अगली हेडिंग होगी हमारी औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण के बीच क्या संबंध है। भाई उद्योगों ने प्रदूषण किया, उससे क्या हुआ, पर्यावरण निम्नीकरण का मतलब प्रदूषण, पर्यावरण का ह्रास हुआ। तो कैसे हुआ ह्रास हम देखेंगे। तो देखो उद्योगों से कौन कौन से प्रदूषण हुए, तो आप प्रदूषण के बारे में जानते हैं पहले से भी कि वायु प्रदूषण होता है, ओके, जल प्रदूषण होता है, आगे चले तापीय प्रदूषण, और सबसे लास्ट में ध्वनि प्रदूषण। ओके, अब आप सभी वायु प्रदूषण का मतलब जानते हैं कि वायु में हम अगर अनचाही चीज़ों को छोड़ देते हैं, जैसे गैस छोड़ी हमने कोई सी, तो वायु में प्रदूषण होगा। जैसे इसकी परिभाषा लिखें तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति का वायुमंडल में। और ये अनचाही गैसें कौन सी है, इनमें मुख्य है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों अत्यधिक प्रदूषण करती है। ओके, और आपने इसके अलावा आप देखेंगे तो वायुमंडल में ठोस और द्रव दोनों ही रूप में प्रदूषक उपस्थित होते हैं। ठोस और द्रव के रूप में कैसे, जैसे धूल के कण हो गए, स्प्रे हो गया, कुहासा मतलब कोहरा हो गया, और धुआं, ये सभी प्रदूषण के कारक हैं। आपने भोपाल गैस त्रासदी के बारे में भी सुना होगा, जहाँ पर एक गैस लीक हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में भी सुना होगा, जहाँ पर एक गैस लीक हुई थी। कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड, कहाँ की कंपनी, अमेरिका की। अभी भी लगभग भोपाल में जो गैस है, जहाँ पर गैस लीक हुई थी, उस कारखाने के आसपास इतने रसायन उपलब्ध है कि वहाँ पर अभी भी जनसंख्या की बसावट नहीं है, या कोई व्यक्ति वहाँ पर रह नहीं सकता है। ओके, अब हम चलेंगे जल प्रदूषण के बारे में। आप इसे सेपरेट कर देंगे इस तरह से,
अब हम चलेंगे जल प्रदूषण के बारे में। तो उद्योगों के द्वारा जो कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों में प्रवाह करने से जल प्रदूषण होता है। इसके कारक क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जल प्रदूषण करते हैं। जैसे कागज है, लुगदी उद्योग, कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र एवं रंगाई उद्योग, चमड़ा उद्योग तथा तेल उद्योग इत्यादि। अब भारत में मुख्य अपशिष्ट क्या क्या हैं। भारत में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या हैं जिनसे जल प्रदूषित होता है। मुख्य अपशिष्ट है फ्लाई ऐश हो गया, फॉस्फो जिप्सम हो गया और लौह इस्पात की अशुद्धियां हो गई। लौह इस्पात की अशुद्धियां। अब अगला देखेंगे हम तापीय प्रदूषण के बारे में। लिख लेंगे आप आराम से। ओके, अब हम देखेंगे तापीय प्रदूषण। भाई कारखानों और ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडे किए जल स्रोतों में छोड़ दिया। उससे जलीय जीव मर जाते हैं। मरने के बाद वहाँ पर उनकी डेड बॉडी उसी पानी के स्रोत में रह जाती है और वहाँ वह जल प्रदूषण करती है। तो इसे ही हम कहते हैं तापीय प्रदूषण। तो देखो, कारखानों एवं ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए जल स्रोतों में छोड़ देना तापीय प्रदूषण कहलाता है। जैसे एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसमें अपशिष्ट और परमाणु स्रोत हैं उत्पादक कारखानों से। जैसे परमाणु संयंत्र में अपशिष्ट तो होते ही हैं, साथ में परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखाने। परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से भी गर्म जल का प्रवाह किया जाता है जिससे तापीय प्रदूषण होता है। पृथ्वी का तापमान तो बढ़ता है, जो बढ़ता है गर्म जल को समुद्र में छोड़ने से जलीय जीवों की मृत्यु भी होती है। आप ये लिख लेंगे।
आगे देखेंगे हम ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है भाई? अनचाही ध्वनि शोर कहलाती है। आप जानते हैं अनचाही ध्वनि, अनचाही ध्वनि चिंता और मानसिक तनाव देती है। ओके, जिससे लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे उनको सुनाई कम देना मतलब श्रवण अक्षमता। ओके, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना, आपके हृदय की गति बढ़ जाना, हृदय की गति अनियंत्रित होना, और अन्य कायिक मतलब शारीरिक व्याधि और अन्य शारीरिक रोग भी आपके शरीर में आ सकते हैं। ये होते हैं ध्वनि प्रदूषण के परिणाम। इस तरह हमारा औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण समाप्त होता है। अब भाई इतनी सारी समस्याएं आई, तो हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन सभी समस्याओं का समाधान भी पता होना चाहिए। तो अब हम करेंगे इन समस्याओं का उपाय क्या होगा। ओके, तो आप इसे यहाँ तक लिख लेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे, सबसे लास्ट है, ये लास्ट हेडिंग है आपकी। इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। भाई समस्या है तो समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। ओके, और एक पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति के पास अधिकतर समस्याओं का समाधान होता है। अगला हेडिंग डाला आपने, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। आप इसे लिख लेंगे। देखो हम किस तरीके से पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम करेंगे या पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे, जल का कम से कम उपयोग करेंगे। भाई जितना आवश्यकता है उतना ही जल उपयोग में लाना, जल का न्यूनतम उपयोग करना, जल का पुनर्चक्रण करना, पुनः चक्रण करना और जल का पुनः उपयोग करना। ओके, एक तो ये तरीका हो गया। अगला हम वर्षा का जल संग्रहित करेंगे, वर्षा जल संग्रहण करेंगे। और सबसे लास्ट गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाह से पूर्व उनका शोधन करेंगे। शोधन मतलब उसका उपचार करेंगे, उसे ठंडा करेंगे और अपशिष्टों का उपचार करेंगे। ओके, तो उनका उपचार या शोधन के 3 तरीके होते हैं। कैसे? पहला तो यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, मतलब मशीनों द्वारा, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। दूसरा है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। और सबसे लास्ट है जैविक रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा
प्रत्यक शोधन, इस जगह आपका होता है चैप्टर फिनिश। ओके, आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। आप इसे आराम से लिखेंगे, रिवीजन करेंगे। ओके, फिर हम जैसे ही हमारी बुक कंप्लीट होती है, मैं आपको इन क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगा, ये क्वेश्चन का आंसर कैसा लिखना है। तो आज के लिए यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाएं, उन्हें शेयर करें। और अगर कोई आपका कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप वह मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।